अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हकाइक़ टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसलिए वो रिज़ाइन करे और घर जाएं और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं। अब यहाँ सवाल ये है, क्या दोबारा से इलेक्शन करवाने से पाकिस्तानी मसाइल हल हो जाएंगे? क्या इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का आखिरी हल है? इस हवाले से बात करेंगे नासिर शराजी साहब से, जो कि एक सीनियर तज्ज़िया निगार, सीनियर सहाफ़ी हैं। नासिर साहब, आपको शो में खुशामदीद कहूँगी। नासिर साहब, बताइएगा कि जिस अपोजिशन जमातें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर रही हैं, जिस तरह से दिल से जुलूस किए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि री इलेक्शन जो हैं वही पाकिस्तानी मसाइल का हल है? देखिए, अभी तो तहरीक का नुक्ता आगाज है। 2 जलसे हुए हैं, 2 जलसे बहुत अच्छे हैं अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुकूमत कहती है कि जलसों में क्राउडिंग आया, हुकूमत अक्सर यही कहा करती हैं, लेकिन अभी हम किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि तहरीक कामयाब हो गई है और अब इसके नतीजे में हुकूमत बहरहाल रुखसत हो जाएगी। अभी तहरीक ने मोमेंटम गेन करना है। अगर तहरीक वाकई कोई रजिस्ट्रेशन अपनी जो है वो करने में कामयाब हो जाती है और हुकूमत मजबूर होती है और असम्बलियाँ टूट जाती हैं, उन्हें इलेक्शन के मामले में सोचा जा सकता है। ये अभी बहुत दूर की बात है, फौरी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सारा साल और हर रोज के सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे टॉक शोज में गुफ्तगू होती है। माहिरीन आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, बहुत से और लोग भी आते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन इस बात पर कोई नहीं सोच रहा कि अगर इलेक्शन ही हमारे मसाइल का हल होते तो इलेक्शन तो कई मरतबा हो चुके हैं। बिल्कुल। 1970 में भी इलेक्शन हुए, नतीजा क्या निकला? ठीक है जी। उसके बाद फिर जब जनरल ज़िया ने इलेक्शन कराए, फिर क्या हुआ? जनरल मुशर्रफ करवा गए, सियासी जमातों ने भी इलेक्शन कराए। ये जो कहा जाता है ना कि बार बार इलेक्शन होने चाहिए और इससे अच्छी क़यादत उभर के आएगी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। हमारे जो स्टफ अवेलेबल है, क़यादत उसी में से आनी है ना। जिस टाइप का स्टफ है वो हमारे सामने है। 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाले कौन लोग हैं? उनकी तो क्रेडिबिलिटी के सामने। और ये जो लोग इलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, उनकी तो बारियां लगती रही हैं, तो वो तब भी मुल्क के हालात कुछ इसी तरह से, बल्कि इससे भी ज्यादा खराब थे मुल्की हालात। देखिए, यही निज़ाम सारी दुनिया में बड़ी कामयाबी से चल रहा है, जैसे जमहूरी निज़ाम कहते हैं, लेकिन वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज हमारी बड़ी मुख्तलिफ हैं। माओ ज़ेतुंग बहुत बड़े लीडर थे। जब वो चीनियों को अफीम के नशे से आज़ाद करा के मेन स्ट्रीम में ले आए और उसके बाद चौइनलाई वज़ीर आज़म थे, मैं उस ज़माने का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। माओ ज़ेतुंग से किसी सहाफ़ी ने पूछा, अमेरिका से थे वो सहाफ़ी, उन्होंने पूछा कि जनाब, चीन की तरक्की का राज क्या है? चीन उस वक्त तरक्की की शाहराह पे गामजन था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो माओ ज़ेतुंग से पूछा कि जनाब, चीन की तरक्की का राज क्या है? तो उनका जवाब बड़ा कमाल का जवाब था। उन्होंने कहा कि हमने तबका जुहला से, अनपढ़ों से वोट का हक छीन के पढ़े लिखे और अक्ल दानिश जिनके पास थी उनको वोट का हक दिया है। अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो 20 से 22% है। दूध में पानी मिला के हुकूमतें कहती हैं जी 30% हो गया। अगर हम 30% भी मान लें कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बाशऊर हैं, डिग्रियों के इल्म के अलावा भी कोई और इल्म भी रखते हैं, तो बात यह है कि 70% लोग तो अभी भी वो हैं जो तबका जुहला है। तो आप जितने मर्जी अच्छे कायदीन चुन लें, जितने अच्छे क्रेडिबल आदमी को आप वोट दे दें, देखना ये है कि वो जो अनपढ़ जाहिल तबका है, जिसको शऊर नहीं है, जो नहीं समझता कि मुल्क में पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, मुल्क के मफाद में पॉलिसी क्या है, मुल्क के खिलाफ पॉलिसी क्या है, मुल्क के हक में कौन लोग हैं, मुल्क के खिलाफ कौन है, गैर मुल्की एजेंडे पे कौन काम कर रहे हैं, किसकी तारें कहाँ से हिल रही हैं, ये एक आम आदमी को सारी बातें मालूम नहीं है। तो आप वो जो पढ़ी लिखी क्लास है, वो जो समझदार लोगों की क्लास है, वो अगर अच्छी क़यादत चुन भी लेती है तो फैसला तो उन 70% वोटों ने करना है जो ये समझ, ये शऊर नहीं रखते। अब आप अंदाजा फरमाइए, अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा था ना कि इस निज़ाम में बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो आप गिनते रहें, निज़ाम यही रहेगा। गिनती जब तक होती रहेगी ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। आपको तोलना पड़ेगा, क्रेडिबल लोग लाएंगे। तो जब तक क्रेडिबल लोग नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ मुल्की मसाइल को एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। पैमाना क्या होना चाहिए?
पैमाना बिल्कुल साफ सामने है कि एक शख्स का किरदार ही दुरुस्त नहीं है, एक शख्स शऊर ही नहीं रखता, एक शख्स को मालूम ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, खित्ते में क्या हो रहा है, तो वो पॉलिसीज क्या बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। ऐसा शख्स आ जाता है तो जो हमारे जो उसके इर्द गिर्द ना अहल ना लायक लोग हैं, जिनका जैसे आप कह रहे हैं किरदार अच्छा नहीं है, करप्ट है, तो वो लोग सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और वो उस बंदे पे इतना प्रेशर बिल्ड करें कि उसे काम ही ना करने दिया जाए। तो फिर किस तरह से ये सिस्टम चल सकता है? देखिए अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि 100 अफराद का एक टोला है जिन पे हर टाइप के इल्जामात हैं। वो जब देखते हैं कि हवा का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वो देखते थे कि नून लीग को इक़्तिदार मिलने वाला है, वो उधर ज्वाइन कर जाते थे। अब जब सबने देखा कि जी इमरान खान की तरफ है रुझान, तो इमरान खान की तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ये वो लोग हैं जो रियल बेनिफिट्स हैं। फिर से नई नौकरियों की तलाश में। जी एग्जैक्टली, आपने दुरुस्त कहा। अब जब आप देखेंगे फिर इलेक्शन होंगे तो ये लोग फिर हवा का रुख देख के उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे जिसके जीतने के इम्कान ज्यादा होंगे। लिहाजा इन लोगों के जो कारोबारी मफादात हैं ये उनके पीछे जाते हैं। ये अवाम की फलाह बहबूद, मुल्क की मजबूती, मुल्क की खुशहाली के लिए जो प्रोग्राम बनते हैं उनको ना वोट देते हैं ना उनके हक में बात करते हैं। नतीजा ये कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। लिहाजा हमें फिर किसी और सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। मजलिस शूरा का हम एक तजर्बा कर चुके हैं कि पूरे मुल्क से अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे, साफ किरदार के लोगों को ला के आप असेंबलियों में बिठाएं और उनको 5 से 10 साल काम करने दें। फिर जाके वो जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि इस मुल्क में सफाई होनी चाहिए, उसके बगैर हो नहीं सकेगी। री इलेक्शन का जो एक नारा लग रहा है दोबारा से, तो क्या ये इलेक्शन की आड़ में जो इनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं उनको छुपाने की, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर लेट्स सपोज अगर इलेक्शन वक्त से पहले हो जाते हैं तो उन केसेस का क्या बनेगा? देखिए ये बहुत अहम सवाल है। पहली बात तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि जी मुल्क इस एजिटेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मुल्क एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है, ये नॉनसेंस गुफ्तगू तो हमने हर पार्टी के सरबराह से सुनी है, पिछले 50 बरस से सुन रहे हैं। मुल्क को कुछ नहीं हो रहा, मुल्क जहां है वहीं पे है। हाँ, मुल्क मजबूत हो रहा है, ये कमजोर हो रहा है, ये सवाल अपनी जगह अहम है। मुल्क को लूटा जा रहा है, मुल्क की बुनियादें खोखली की जा रही हैं, इसको कमजोर किया जा रहा है। लेकिन जो टोला ये नारा लगाता है कि मुल्क नए इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो बुनियादी तौर पे ये पैगाम दे रहा है कि हमारा जो लूट मार का निज़ाम है इसको जारी रहना चाहिए, इसके खिलाफ आप आवाज ना उठाएं, नए इलेक्शन की बात ना करें। और जो कहते हैं कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो, वो कहते हैं चेहरे भी ना बदलो, निज़ाम भी ना बदलो। और दूसरी बात आपकी बहुत अहम है, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि फिर उन करप्शन के केसेस का क्या बनेगा। मैं समझता हूँ इस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तमाम जो मुकदमात हैं उनकी साफ शफाफ अंदाज में प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तमाम के तमाम नाअहल हो जाए नाअहल। मैं कहता हूँ जी इनकी अगली नस्ल भी नाअहल हो जाए। मुल्क अहल रहना चाहिए, मुल्क मजबूत होना चाहिए, माशी दिफाई हालत जो है बेहतर होनी चाहिए। मुल्क अपने पाँव पे सिर्फ खड़ा ना हो बल्कि खित्ते में अपना जो अहम किरदार है वो अदा कर सके। ये जो टोले हैं ना जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अम्ब्रेला के नीचे हैं, ये टोले इस मुल्क में निजाम नहीं बदलने देंगे। बिल्कुल, और ये लूट मार का निजाम जारी रहेगा, करप्शन जारी रहेगा। इसको अगर रोकना है तो फिर आपको अयूब खान के फार्मूले की तरफ देखना होगा। उन्होंने एक मौके पे तमाम सियासतदानों को नाअहल करार दे दिया था। उसको एब्डो हम कहते हैं। एब्डो का कानून आया था कि जो लोग इस वक्त असेंबलियों में मौजूद हैं वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आप इस लॉट का सफाया इसी तरह कर सकते हैं। ये जो विरासत की सियासत लेके खानदान चल रहे हैं, अब आप देखिए ना, एक खानदान है वो शरीफ खानदान है, दूसरा ज़रदारी खानदान है, अब तीसरा खानदान जो है वो इंसाफ खानदान आ रहा है। तो इन खानदानों ने हमें कुछ दिया नहीं है। जमातों के अंदर आज तक अपना खानदान तो नहीं नजर आ रहा, वो खानदान ही है ना जिन लोगों नाम पर जो है वो बहुत से लोग जो है वो बहुत। अब वो जो टीम देखिए वो जो टीम, मैं जब खानदान की बात करता हूँ ना तो वो उनके वो जो दाएं बाएं लोग बैठे होते हैं, मेरी मुराद वो लोग होते हैं। तो बुनियादी तौर पे वो 100 लोग हैं जो कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी नून लीग के साथ होते हैं, आज वो इमरान खान के साथ है। तो ये वो सियासी खानदान है, इनसे आपको जान छुड़ाना चाहिए। और वो जो एक निजाम है कि जी अखराजात का जो हिसाब है जो इलेक्शन कमीशन लेता है कि जी इस हद के अंदर रह के आप इलेक्शन के अखराजात कर सकते हैं, वो कानून मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसको डॉज किया जाता है। हर आदमी 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ता है, हार या जीत तो बात की बात है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं पूछता उससे कि जनाब ये करोड़ों रुपया कहाँ से आया? बिल्कुल सबको नजर आ रहा है कि अगर आप सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर भी अगर आप छपवाएं तो वो भी
मतलब है कि लाखों में खर्चा चला जाता है पूरी कैंपेन का। दफ्तर खुलते हैं, वो दफ्तर आबाद होते हैं, वहाँ पे उनके खाने पीने के अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट, जितना इलेक्शन कमीशन अलाउ कर रहा है वो तो इलेक्शन डे जिस दिन वोटिंग हो रही होती है वो एक दिन का खर्च है। तो अब ये जो करोड़ों रुपए खर्च करके लोग आ रहे हैं, इनका हिसाब होना चाहिए, और ये सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सिर्फ इस कानून पे अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि कवानीन मौजूद हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, हमारी अदालतों को जो है वो एक्टिव होना होगा। अदालतों के साथ साथ हमारे इस निज़ाम में भी बहुत सी तब्दीलियों की जरूरत है। आई गेस जहाँ तक मतलब मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम ये सिस्टम अच्छे जो हुक्मरान आए, अच्छे हुक्मरान इसी सिस्टम से निकल कर आएंगे, और जब तक सिस्टम बेहतर नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। इस सिस्टम से अच्छे हुक्मरान निकल के आ ही नहीं सकते। जो सिस्टम ही पैसे के जोर पे आगे चलता है। मैं कह रही हूँ कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है, लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे। जी हाँ, निजाम को बदलने की जरूरत है, कवानीन को बदलने की जरूरत है। जो क्वालिफिकेशन है वोटर की और जो क्वालिफिकेशन है मेंबर पार्लियामेंट की, इन सबको चेंज करना होगा। देखिए 18 साल का जो वोटर है, मुझे अपने मुल्क के नौजवान बहुत अजीज हैं, लेकिन इन बेचारों को तो भी नाक पहुंचना नहीं आता। इनको तो अभी ये समझ नहीं आ सकी कि लाइन में कैसे खड़ा होना है, बारी का इंतजार कैसे करना है, या मोटरसाइकिल पे 6 आदमियों ने नहीं बैठना और व्हीलिंग नहीं करनी। ये कौम तो अभी इन धंधों से बाहर नहीं निकल सकी। ये कैसे ये शऊर रखती है कि जनाब वोट किसको देना है? कौन नहीं जानता कि यहाँ वोट का तकद्दुस किस तरह पामाल होता है, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, और लालच दे के पूरे पूरे खानदान के वोट हासिल किए जाते हैं कि जी एक थानेदार, एक एक्साइज इंस्पेक्टर, सब कुछ आपके सामने है। तो इन सब चीजों की रोकथाम की जरूरत है, जिसके लिए जरूरी है कि ये इलेक्शन का निजाम जो है इसको खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी जो कबाहत है, एक आदमी 4 जगहों से इलेक्शन लड़ रहा है। देखिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रह रहा है, वही उसका घर है, वहीं का वो रैप है। बाकी जगह तो है, वो सिर्फ इसलिए उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रही है कि वो जहां मर्जी जैसे मर्जी करे वो असेंबली में पहुंच जाए, कहीं ना कहीं से उसको सीट मिल जाए। तो ये निजाम भी बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। एक शख्स सिर्फ वहां से इलेक्शन लड़ सकता है जहां पे वो रहता है, चाहे वो कौमी असेंबली की सीट है, चाहे वो सूबाई असेंबली की सीट है। और अगर वो हार जाता है, अगर उस पर कोई इल्जाम साबित हो जाता है, कोई करप्शन का वो नजर आ जाता है, उस पर सबूत मिल जाते हैं, तो फिर ये कानून होना चाहिए कि वो सीट फिर अपोजिशन को दे दी जाए। इस तरह लोग जो सियासी जमातें हैं वो देखभाल के क्रेडिबल लोगों को अपना टिकट देंगी। उन्हें ये खतरा होगा कि अगर ये शख्स जीत भी गया और कल को डिस्क्वालीफाई हो गया तो ये सीट हमारी अपोनेंट जो है उनको मिल जाएगी। तो इस टाइप की तब्दीलियों की अशद जरूरत है। मौजूदा जो निजाम है इसमें आप 100 बार इलेक्शन करा लें, यही स्टाफ यही चेहरे, यही लोग सामने आते हैं, यही लोग सामने आएंगे। और मुल्क की हालात कभी भी ये मुल्क के हालात बेहतर कर ही नहीं सकते। ये अपने खानदान के हालात, फिर अपनी बरादरी के हालात, फिर अपनी 60 नस्लों के हालात ये तो बेहतर कर लेंगे। मुल्क को इनसे कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं होगी और हम भी उनसे कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप। नाजरीन, आज की गुफ्तगू से यही नतीजा अखज़ करते हैं हम कि मुल्की मसाइल का हल इस सिस्टम की तब्दीली में है, ना कि इलेक्शन बार बार इलेक्शन करवा के हम इन्हीं लोगों को सामने लाने से बेहतर है कि इस सिस्टम में तब्दीली की जाए। जब सिस्टम ठीक होगा तो क्रेडिबल लोग खुद ब खुद सामने आएंगे और मुल्की मसाइल का हल भी मिल जाएगा हमें। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।